तो दिल्ली के विज्ञान भवन में चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है और इस ऐलान के साथ साथ दिल्ली के साथ पूरे देश में अब सियासी गलियारे में हलचल तेज हो गई है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति, टटोलते हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल गौड़ जुड़े हुए हैं हमारे साथ, संजीव चौधरी और नीलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं रायपुर से। आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले अतुल जी, आप ये बताएं, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है तो अब कैसी हलचल नजर आ रही है? अब तक जो समीकरण और जो चीजें नजर आ रही हैं, जो तैयारी है, कैसे देखें उसे? जी बिल्कुल अमृत, देखिए जैसे कि शुरुआती दौर में तारीखों के ऐलान के बाद में जो तैयारियां की जाती हैं प्रशासन की तरफ से चुनाव आयोग के निर्देशों के मुताबिक, उनके तहत जो है फ्लैग मार्च निकालने की तैयारी है और कहीं ना कहीं जो पोस्टर्स लगे हुए थे उन पोस्टर्स को निकाल करके अब चेतावनी दी गई है कि चुनाव आयोग के द्वारा आचार संहिता लग चुकी है और अब आचार आदर्श संहिता का बहुत कड़ाई के साथ पालन करना आप सबके लिए जरूरी है। ये संदेश तो अपने आप में कहीं ना कहीं लोगों के बीच में कन्वे किया ही जा रहा है। इसके बीच में अगर हम राजनीतिक पार्टियों की गतिविधियों को देखें, उनकी हलचल को भी महसूस करें, तो राजनीतिक पार्टियां भी लगातार अपने अपने समीकरणों को बिठाने के लिए अपने चुनाव कैंपेन को कैसे वो आगे ले जाएंगे उस पर चर्चा कर रहे हैं। कुछ चुनावों को बहुत करीब से देखते हैं, जो क्षेत्रीय इलाकों में रह करके कुछ पत्रकार भी हैं जो कवर करते हैं। तो हम आपसे पूछेंगे कि ये जो चुनाव है, इस चुनाव को लेकर के कैसा तैयारियों का दौर चल रहा है? नहीं, वर्तमान में अगर देखा जाए लोकसभा चुनाव सिर पर आ गया है और आज इलेक्शन कमीशन ने भी आचार संहिता लागू करके चुनावों की तिथि निर्धारित कर दी है। पर अगर हम हमारे अपने गुना शिवपुरी विधानसभा लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर अभी तक एक स्थिति नजर आ रही है कि जो भाजपा के प्रत्याशी हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने अपना कैंपेन शुरू कर दिया है। वहीं कांग्रेस की कहीं कोई हलचल नजर नहीं आ रही है। ये भी नजर नहीं आ रहा है कि कांग्रेस से प्रत्याशी कौन होगा। यहाँ लोकल का प्रत्याशी भी उन्हें नहीं मिल पा रहा है। प्रदेश स्तर से कुछ पूर्व पदाधिकारियों को या बड़े नेताओं को यहाँ पर आयातित करके चुनाव लड़ाने की तैयारी की बात कही जा रही है। मतलब कुल मिलाकर अभी तक कांग्रेस ने अपने पत्ते भी नहीं खोले और कहीं चुनाव में नजर नहीं आ रही है। मेरी नजर में ये है। तो अमृत, आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस के ऊपर इनका कहना है कि कांग्रेस अपने पत्ते नहीं खोल पाई है अभी तक, और जो भाजपा ने अपने कैंडिडेट का घोषणा कर दी है, ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव मैदान में है और वो लगातार अपना चुनाव कैंपेन शुरू भी कर चुके हैं। आज उन्होंने क्षेत्रीय स्तर पर अपने कार्यालय का उद्घाटन किया और वहां कार्यकर्ताओं को संबोधित करके ये कहा कि आप अब कमर कस लीजिए और बूथ लेवल पर अपने अपने जो है तरीके से मतदाताओं के बीच पहुंच करके अपनी योजनाओं को और हमारी बात को पहुंचाने का काम शुरू कर दीजिए। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ अमृत, और उनसे बात करेंगे। आप ये बताइए कि कांग्रेस अब तक क्यों तय नहीं कर पा रही है नाम? देखिए, अभी माननीय राहुल गांधी जी यहाँ से शिवपुरी से निकले थे, उन्होंने यहाँ सभा की, दिग्विजय सिंह आए थे और चूंकि सामने ज्योतिरादित्य सिंधिया बड़ा नाम है, ऐसा मुझे लगता है, एक पत्रकार होने के नाते में ये मुझे जो ठीक लगता है। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया पिछली बार यहाँ से चुनाव हारे थे, केपी यादव एक आम आदमी की तरह उनके सामने चुनाव जीते थे, लेकिन आज की स्थिति कुछ और है। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से हारे थे, आज वो बीजेपी से राज्यसभा सदस्य भी हैं और वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो कांग्रेस काफी मंथन कर रही है और जहां तक मुझे जानकारी है कांग्रेस ओबीसी पर विचार कर रही है और शायद परसों 19 तारीख को उनकी सूची होने की कुछ जानकारी मुझे है। देखिए अमृत, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जिस तरह से पहले बीजेपी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ रणनीति खेली थी, एक मझोले कार्यकर्ता को जो कि कहीं ना कहीं सिंधिया समर्थक ही माने जाते थे, उनको ला करके और एकदम से जो है चुनाव में चुनौती सिंधिया को दी थी और वो न केवल चुनौती कामयाब साबित हुई बल्कि केपी यादव ने सिंधिया को बड़े वोटों के अंतर से हराने में भी कामयाबी हासिल की। अब कांग्रेस भी कुछ इसी तरह का गणित लगाने की कोशिश कर रही है और शायद इसी तरह से इस सारे घटनाक्रम पर न केवल कांग्रेस बारीकी से मंथन कर रही है बल्कि कहीं ना कहीं ये सोचकर कोशिश है उसकी कि वो सिंधिया को एक बड़ी चुनौती दे पाए। जी अमृत, बिल्कुल, तो समीकरण अब भी सेट किए जा रहे हैं, ऐसा यहां जानकारी मिली और कैंपेनिंग के मामले में कहीं ना कहीं बीजेपी थोड़ी आगे है, कांग्रेस भी कैंपेनिंग कर रही है और तमाम तैयारियां चल रही हैं। ठीक है, खैर संजीव जी, आपसे जरा समझना चाहेंगे, चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है, हालांकि इसे लेकर तो तैयारियां पहले से की ही जा रही हैं। अब क्या कुछ नई तस्वीर अगर हम समझें कि तारीखों का ऐलान हो गया है तो अब आगे देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, तारीखों का ऐलान होने के बाद राजनीतिक पार्टियों में एक नई दमखम आ जाती है और अपना
प्रचार शुरू कर देते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी तो पिछले 15 दिनों से चूंकि उनका कैंडिडेट घोषित किया गया था तो वो लगातार अपनी तैयारियां कर रहे थे। कांग्रेस के पास जबलपुर में ना तो अभी अध्यक्ष है और ना कैंडिडेट है, तो कांग्रेस की गति थोड़ी सी अभी धीमी है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, मैं इनसे जानना चाहता हूँ। आप बताइए, चुनाव की घोषणा हो गई है, क्या लग रहा है अपने शहर में? जबलपुर शहर की तासीर जो हैगी वो भारतीय जनता पार्टी के लिए अनुकूल है और लगातार पिछले 20 साल से माननीय राकेश सिंह जी के नेतृत्व में सांसद जी थे और लगातार उनके द्वारा विकास के कार्य किए गए हैं। उसी पर पार्टी को आगे बढ़ाते हुए लोगों ने मन बना लिया है। आज कांग्रेस की स्थिति ऐसी है कि यहाँ नगर का अध्यक्ष भी नहीं है, ना कोई कैंडिडेट बना हुआ है और विकास की जो बातें हैंगी कहने की ज़रूरत नहीं है कि 2014 के पहले का भारत और 2014 के बाद का भारत सभी को पता है और चुनाव सिर्फ और सिर्फ बात हो रही है तो भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बनेगी, इस बात पर हो रही है। कैसा लगता है आपको, चुनाव जो होने वाला है इसमें प्रमुख मुद्दे क्या होंगे? मुद्दे बचे होंगे तो मुद्दे होंगे और मुद्दे होंगे सत्ता के विपक्ष में। तो सत्ता में आज काबिज हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अब नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जो सैकड़ों वर्षों से लंबित मुद्दे थे, चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे वो सीए हो, चाहे वो धारा 370 हो, ऐसे सारे प्रकरणों को समाप्त करके विकास की ओर बहने वाली जो गंगा है वो मोदी जी ने पूरे देश में बहाई है। और उस स्थिति को देखते हुए आज भारतीय जनता पार्टी की लगातार पुनः तीसरी बार सरकार बनने जा रही है और अब की बार 400 पार और फिर एक बार मोदी सरकार के नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी बहुत लंबी लीड से जबलपुर में जीतेगी। और भारतीय जनता पार्टी ने और अन्य विषयों पर भी कार्य किए हैं। ऐसे आप फोटो पत्रकार हैं, बहुत सालों से चुनाव कवर करते रहते हैं। क्या होता है जब चुनाव की घोषणा हो जाती तो आप लोगों के ध्यान में सबसे पहले क्या चीज आती है? एक अलग ही उत्साह हम लोगों को देखने को मिलता था हर बार कि जो है एक घोषणा के बाद यही हम लोग देखते थे कि जो है बीजेपी कांग्रेस के नेता जिस तरह से सड़कों पर आते थे और एक खुशी का एक दौर रहता था। लेकिन इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कांग्रेस बिल्कुल से शांत है और पूरी तरह से शांत है। लेकिन हाँ, अब इनकी अभी तक टिकट की घोषणा नहीं हो पाई है। कैसे ये चुनाव होगा, कैसे सक्सेस होगा? हम फोटोजेनिक रूप से आपको जानना चाहते हैं, क्या चीजें आपको अट्रैक्ट करती हैं चुनाव में? चुनाव में सर फोटोजेनिक लेवल पे अगर देखा जाए तो भले ही ये जो नेता होते हैं ये आपस में प्रतिद्वंदी होते हैं, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि एक साथ बैठ करके इन लोगों का चाय पीना और एक साथ गली और मोहल्ले में जो चुनावी चर्चाएं होती हैं, बड़ा ही बेहतरीन नज़ारा होता है ये। अनुराग जी, बहुत सालों से आप चुनाव लगातार कवर करते आ रहे हैं, है ना? इस बार आपको ऐसा लगता है कि जो नए चुनाव हैं उसमें कुछ विशेष होगा? देखिए, इस बार के जो चुनाव हैं उसमें विशेष के नाम पे तो कुछ नहीं है। यहाँ पे मतलब एक सब्जेक्ट है, भाजपा मोदी। किसी दूसरे सेक्टर की आप यदि बात करो तो कैंडिडेट ही नहीं है। तो आदमी बस एक तरह का जो इंटरेस्ट होता था एक मुद्दा कि भाई ये भाजपा लड़ेगा, ये कांग्रेस से लड़ेगा, इसका वजन पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़े दिन में तो भाजपा कांग्रेस का भी प्रत्याशी आपके सामने होगा। नहीं, प्रत्याशी आ जाने से कुछ नहीं हुआ। कारण ये है कि इतना ज़्यादा लोगों के माइंड सेट ऐसा हो चुका है कि बीजेपी मतलब बीजेपी। अब तो कंडीशन ये हो गई है कि कांग्रेस के बाद लिस्टिंग के लिए नाम भी नहीं है, वैसे नहीं तो इतनी लेट नहीं होता। लेकिन वो जो एक मजा होता, जो कांटे की टक्कर होती थी, वो नहीं। ऐसा लग रहा है एक तरफे का बहाव है। आप एक व्यवसायी हैं, क्या नई सरकार बनेगी, किसी भी पार्टी की बने, किसी भी दल का प्रत्याशी जीते, एक व्यवसायी के नाते आप क्या चाहते हैं? कैसा एटमॉस्फेयर होना चाहिए? एटमॉस्फेयर अच्छा होना चाहिए। लोगों को काम रोजगार ही अच्छा है और रोजगार मिलना चाहिए। इसके लिए जो भाजपा सरकार अपनी है वो बराबर रोजगार दे रही है। हर बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं। हर जगह आप देखेंगे रोड के काम, सड़क के काम हो रहे हैं। जल के लिए जलकल का काम चल रहा है। गांव-गांव में पानी की व्यवस्थाएं हो रही हैं, पानी की टंकियां बनाई जा रही हैं। उसके बाद बिजली की व्यवस्थाएं देख लीजिए, बिजली की व्यवस्थाएं भी भाजपा सरकार में बहुत ही अच्छा चल रहा है, हर जगह अच्छा चल रहा है। तो व्यवसाय इस हिसाब से हर चीज़ अच्छा ही है। और आने वाला जो ये लोकसभा चुनाव है, भाजपा अच्छे से विजय प्राप्त कर रही है। शंकर, ये भी हमारे एक फोटो पत्रकार हैं। ये बताइए, चुनाव में आपने किसी नेता वगैरह की कुछ पोर्टफोलियो बनाया, कुछ आपसे कुछ नई चीज़ करवाई किसी नेताओं ने? अभी तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन हाँ, एक दो लोगों के कॉल जरूर आए थे कि चुनाव का काम करना है कुछ ऐसा। तो मैंने कहा ठीक है, समय निकाल के करूँगा मैं सर। जी जी सर। क्या मज़ा आता है आपको? सबसे ज़्यादा कवरेज करने में क्या मज़ा आता है?
नेता जो घर घर जाते हैं वोट मांगने, लोगों के हाथ पैर जोड़ते हैं, वो फोटोग्राफ्स खींचने में बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि बस वो चुनाव के ही समय ऐसा करते, उसके बाद तो ऐसा होता नहीं है। अमृत, जैसा देखा आपने कि जो हमारे शंकर विश्वकर्मा जो फोटो पत्रकार हैं, उनको इस बात का सबसे ज़्यादा मज़ा आता है कि 5 साल में वो दृश्य उन्हें देखने मिलते हैं जो पूरे 5 साल कहीं देखने नहीं मिलते, जब एक बड़ा से बड़ा नेता एक छोटे से छोटे व्यक्ति के पास जाके उनके पैर छूकर उनसे वोट मांगता है। तो ये दृश्य ये अपने कैमरे में कैद करना चाहते हैं, बड़े खुश होते हैं। और वैसे भी चुनाव एक भारत में महापर्व है, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल जाता है, कुछ अनाउंसमेंट करने वालों को, फ्लैक्स बनाने वालों को। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं उत्साह जो है वो चरम पर है और ये होना भी चाहिए, ये अच्छी बात है। हमने मध्य प्रदेश की बात की, संजीव जी, अतुल जी, आप दोनों हमारे साथ बने रहे, और छत्तीसगढ़ में क्या कुछ चल रहा है वो भी समझेंगे। नीलेश आपके पास थोड़ी देर में आ रहे हैं, लेकिन कुछ खास जो बयान है वो दर्शकों को सुना देते हैं। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। मध्य प्रदेश में 4 चरणों में जो चुनाव रखा है, मैं बधाई देना चाहूँगा। निश्चित रूप से हमारी सरकार चुनाव आयोग के निर्देश में पूरे व्यवस्थाओं के साथ जो चुनाव आयोग चाहेगा हम सारी सुव्यवस्था बनाते हुए मदद भी करेंगे। चुनाव का नतीजा 2014 का लो, 2019 का लो, लोकसभा के दोनों चुनाव में कांग्रेस और धीरे धीरे सतल में जा रही है, और आने वाले समय में तो कांग्रेस की और बुरी स्थिति रहेगी। आज मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस छोड़ो अभियान चल रहा है, जहाँ जहाँ राहुल गांधी गए वहाँ पीछे पीछे लोग कांग्रेस छोड़ते हुए जा रहे हैं, और अभी 50,000 से ज़्यादा कार्यकर्ता कांग्रेस के अलग अलग स्थान पर कांग्रेस छोड़ने को तैयार है। और मुश्किल से अब हमारा 13 मई लास्ट चुनाव चरण है, और आज लगभग 16 मार्च हो गया है। आप बताइए, 60 दिन भी हमारे पूरे नहीं बचेंगे, लेकिन इतने कम समय में पूरा चुनाव होगा तो कांग्रेस अपने कैंडिडेट नहीं घोषित कर पा रही, कांग्रेस को कैंडिडेट नहीं मिल रहे, कांग्रेस की कोई तैयारी चुनाव को लेकर नहीं है। तो मुख्यमंत्री मोहन यादव को आपने सुना, और तैयारी जो है इसके साथ साथ वे अपने कॉन्फिडेंस को भी बयां करते हुए यहां पर नजर आए हैं। हमने मध्य प्रदेश की बात की, संजीव जी और अतुल जी ने बताया क्या कुछ चल रहा है। नीलेश जी, आपसे जरा समझना चाहेंगे, मध्य प्रदेश में तो उत्साह है वोटरों में और चुनाव को लेकर जो तैयारी है उसका जिक्र हो गया। छत्तीसगढ़ की बात बताइए, क्या कुछ चल रहा है, कैसी तैयारी, कितना उत्साह? छत्तीसगढ़ में भी देखिए जो चुनाव की तैयारियां हैं वो लगभग पूरी ही कर ली गई हैं, और 3 चरणों में यहाँ मतदान होना है। और सबसे खास बात है कि पहले चरण में सिर्फ एक सीट, जो सबसे अति संवेदनशील सीट मानी जाती है खासकर नक्सल घटनाओं को लेकर, बस्तर, वहां पर पहले चरण में सिर्फ उसी सीट पर मतदान होना है। वहां पर खासा इंतजाम और काफी चुनौती होगी निर्वाचन आयोग के लिए भी और पुलिस प्रशासन के लिए भी कि वहां पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करा लिया जाए, क्योंकि पिछली बार 2019 की अगर मैं बात करूं तो मतदान से एक दिन पहले वहां पर जो सिटिंग एमएलए थे दंतेवाड़ा में बीजेपी के भीमा मंडावी, उनकी नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट करके हत्या कर दी थी। तो ऐसे में बड़ा चैलेंज उस सीट को लेकर अभी भी बना हुआ है निर्वाचन आयोग के लिए कि शांतिपूर्ण तरीके से वहां पर मतदान कराया जा सके, और इसीलिए सिर्फ एक सीट को पहले चरण में छत्तीसगढ़ के लिए रखा गया है। और वहां पर तैयारियां थोड़ी सी चुनौतीपूर्ण है निर्वाचन आयोग के लिए, खासकर सुरक्षा के लिहाज से। बाकी जो अन्य सीटें हैं जिसमें दूसरे चरण में 3 सीटें जिसमें रखी गई है, राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर, वो भी नक्सल प्रभावित, उसके कई सारे ऐसे इलाके हैं जो नक्सल प्रभावित हैं। खासकर राजनांदगांव की बात कर ले तो राजनांदगांव का महाराष्ट्र से लगने वाला इलाका, इसके अलावा उसमें एक जिला आता है खैरागढ़, मौला मानपुर और कबीरधाम जिला, जो कि अन्य राज्यों से भी जो टच करते हैं, महाराष्ट्र, खासकर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, वहां पर भी नक्सल गतिविधियां पिछले कुछ सालों में बढ़ी हैं। वो भी एक बड़ा चैलेंज है वहां पर भी शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराना। और इसके बाद कांकेर तो पूरी की पूरी तरह से नक्सल प्रभावित इलाका ही माना जाता है, वहां पर भी। और महासमुंद का कुछ इलाका जैसे जो उड़ीसा से लगने वाले सीमावर्ती इलाके हैं, गरियाबंद जिला खासकर नक्सल प्रभावित है, तो वहां पर चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से करा लेना ये भी है। क्योंकि विधानसभा चुनाव में देखने को मिला था कि चुनाव तक तो कुछ नहीं हुआ था, लेकिन जब पोलिंग पार्टी वापस आ रही थी तब गरियाबंद में एक आईडी ब्लास्ट हुआ था और उसमें जवान की भी शहादत हुई थी और कुछ अन्य लोग भी घायल हुए थे। तो ऐसे इस लिहाज से काफी चुनौतीपूर्ण है छत्तीसगढ़ में निर्वाचन आयोग के लिए मतदान कराना, लेकिन ये भी माना जा रहा है कि काफी तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं। जनता की बात करें अमृत, तो जनता पूरी तरह से मूड बना ली है, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता जो है वो इस बात के लिए जानी जाती है कि वो चुनाव परिणाम आने तक उसके आप भाव को समझ नहीं पाएंगे, उसके भाव को जान नहीं पाएंगे कि वो किसकी तरफ है। इसलिए ये कह पाना कि किस पार्टी की तरफ ज्यादा रुख है ये कहना मुश्किल है, लेकिन समीकरणों और तमाम जो चर्चाएं चल रही हैं उसको ध्यान में रखा जाए तो
बीजेपी क्योंकि विधानसभा चुनाव में अभी हाल में ही जीत मिली है और अच्छे तरीके से जीत मिली है, और साथ ही जो समीकरण बन रहे हैं और बीजेपी की जो तैयारियां हैं खासकर बूथ स्तर पर, खासकर पार्टी संगठन की जो तैयारियां हैं और सरकार की जो घोषणाएं, वादे जो किए गए थे तो विधानसभा चुनाव में और सरकार बनने के बाद बीजेपी जो उसको पूरा करती, खासकर बड़ी घोषणाएं हैं, तो उस लिहाज से मनोवैज्ञानिक तौर पर बीजेपी ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। कांग्रेस की भी बात करें तो इस बार छत्तीसगढ़ के इतिहास, जब से छत्तीसगढ़ राज्य बना है उसके बाद से हुए लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा पोटेंशियल अगर छत्तीसगढ़ के में कांग्रेस को नजर आ रहा है तो इस चुनाव में आ रहा है। अधिकतम वो 2 सीटें अब तक जीत पाई है, जबकि इस चुनाव में जो चर्चा है, जो समीकरण है, वो बयां कर रहे हैं कि कम से कम 3 से 4 सीटें कांग्रेस के हिस्से में आ सकती हैं अगर परिस्थितियां यही बरकरार रही और चुनाव तक कांग्रेस मजबूती से बनी रहती है। तो कुल मिला के छत्तीसगढ़ के लिहाज से देखें तो कांग्रेस के लिए भी खासा महत्वपूर्ण और अच्छा एक चुनाव होने वाला है और सबसे अच्छे परिणाम देने वाला चुनाव ये कांग्रेस के लिहाज से भी हो सकता है। और बीजेपी की अपनी तैयारियां तो पूरी तरह से हैं ही। बीजेपी मनोवैज्ञानिक तौर पर भी दबाव ज्यादा बना रही है कांग्रेस के ऊपर, चाहे वो एक प्रत्याशियों को टारगेट करने की बात हो या फिर छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं में जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है 3 महीने की सरकार में, उसको लेकर जो जनता में जाने की बात हो, तो कुल मिलाकर बीजेपी मनोवैज्ञानिक तौर पर थोड़ी ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। अमृत, बिल्कुल बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं ये चीजें खास है। एक आपने बेहद खास मसले का जिक्र किया नीलेश, दबाव। ये जो हम क्रिकेट में देखते हैं या सुनते हैं कि जो टीम बेहतर कर रही है वो दबाव बनाती है, और ये होता भी है, मनोवैज्ञानिक एक दबाव भी बन जाता है। वो इस बार के चुनाव में कितना उससे फर्क पड़ेगा, निश्चित तौर पर आपने बिल्कुल सही मसले का जिक्र किया कि चुनाव के इससे पहले के जो नतीजे सामने आए, बीजेपी कहीं ना कहीं इस मामले में दबाव बनाने की कोशिश तो करेगी ही करेगी और इससे फर्क भी थोड़ा बहुत पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ समीकरणों की बात करें तो चाय दुकान से इतर अपार्टमेंट्स में भी समीकरणों का जिक्र हो रहा है। चुनौतियों का आपने जिक्र किया छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में समझेंगे कि मध्य प्रदेश में कहां चुनौतियां है। छत्तीसगढ़ में तो संवेदनशील, अति संवेदनशील जो बूथ है वहां पर तैयारी बेहतर तरीके से की जाएगी, चुनाव आयोग ने भी इसका जिक्र किया है। पर खास ये हो जाता है कि मध्य प्रदेश में कहां पर मुश्किल है, क्या है। हमारे 2 सहयोगी जुड़े हुए हैं, संजीव जी और अतुल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और नीलेश जी आपके पास भी थोड़ी देर में आएंगे। उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। पर खास ये है कि लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और अब तैयारियों में एक तरफ चुनाव आयोग, दूसरी तरफ प्रशासन की टीम, और सबसे खास इन दोनों से था जिसके दिल की धड़कन बढ़ी हुई है वो है सियासतदान, वो हैं कैंडिडेट्स जिनके नाम का ऐलान हो गया है। कुछ ऐसे भी हैं जो भी इंतजार में हैं, तो आगे देखना होगा क्या होता है। इन तमाम मसलों पर बात करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।